तो जो कल हम लोगों ने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने जब फैक्टर्स पढ़ा तो वहां पर हमें एक टॉपिक मिला रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहिए, या फिर आप रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं उसके मटेरियल की, जिस मटेरियल का वो सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस बना होगा। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े, यानी रेजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, किस तरह प्रकार से जोड़ा जा सकता है। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरह से जोड़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक इसके बारे में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें पढ़ना था। ये टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर हम लोगों ने सीरीज में पढ़ लिया, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को देखेंगे और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अगर लगा पाए तो लगाएंगे, अदरवाइज कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे और इसमें हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या किस वे में, पैरेलल वे में कंबाइन किस तरह से करते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे ख्याल से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखते हैं। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, आप तीन से ज्यादा रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, हमने रेजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड़ लिया। ये तीन रेजिस्टेंस हमारे पास रखे थे, इस रेजिस्टेंस का, तीनों रेजिस्टेंस का एक एक एंड, यानी इसका एक एंड ये लिया, इसका एक एंड ये लिया और इसका तीनों एंड को एक साथ जोड़ लिया। इसी तरीके से दूसरे एंड को भी हमने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद एक बैटरी से इसको कंबाइन कर दिया कुछ इस तरीके से कि तीनों सब्सटेंस जो रेजिस्टेंस थे, तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये वाला एंड, इस रेजिस्टेंस का ये वाला एंड भी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यानी देखा जाए तो तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से और तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। R1, R2 और R3 ये मान लेते हैं तीन रेजिस्टेंस है जो किसमें जोड़े गए हैं, पैरेलल वाइज जोड़े गए हैं। यहां से करंट निकलती है I, यहां से करंट कितनी निकलती है, I निकलती है। तो जिस तरीके से हम लोग सीरीज वे में पढ़े थे, हम लोगों ने सीरीज वे में पढ़ा था कि सीरीज वे में करंट सब पर इक्वल होती है बट रेजिस्टेंस सब पर डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। वहां पर करंट सेम थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल डिवाइड हो जाता, सॉरी पोटेंशियल डिवाइड हो जाता था। लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी का पोटेंशियल इक्वल होता है, यानी इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल V होगा, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V होगा और इस रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल V होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, करंट सेम रहती है। बट यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाती है। यानी यहाँ से I करंट निकलेगी और यहाँ पर पहुंचेगी तो पहले वाले रेजिस्टेंस पर, दूसरे वाले रेजिस्टेंस पर और तीसरे वाले रेजिस्टेंस पर करंट अलग अलग जाएगी। I1 करंट यहाँ पर जाएगी, I2 करंट यहाँ पर जाएगी और I3 करंट यहाँ पर जाएगी। अगर इस कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर हो, टोटल रेजिस्टेंस आर हो, तो हम आई की वैल्यू लिख सकते हैं बी अपॉन आर। सिमिलरली I1 की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन r1, I2 की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन r2 और I3 की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन r3। अगर हम देखें ये जो करंट है I करंट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई है, I1, I2 और I3। तो हम लिख सकते हैं कि जो करंट होगी I वो किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर होगी। तो यहाँ से B अपॉन R इज इक्वल टू B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3 लिखा जा सकता है। तो B अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से B कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ से अगर हम B से B कैंसिल कर देते हैं तो हमें फॉर्मूला कुछ मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इससे ये देखने को मिलता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। जिस प्रकार से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो कभी भी अगर सर्किट में जरूरत पड़ेगी रेजिस्टेंस को बढ़ाने की तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, और अगर रेजिस्टेंस को कम करने की जरूरत पड़ती है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में उस रेजिस्टेंस को जोड़ करके जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उसको कम कर सकते हैं। ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग-अलग होता है, डिवाइड हो जाता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सबका सेम होता है, लेकिन करंट जो है वो अलग-अलग डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ करके हम लोग कोशिश करेंगे क्या सॉल्व करने की, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है ये पढ़ने की पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लेते हैं फिर इलेक्ट्रिक पावर। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जानते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस पर हम करंट फ्लो करते हैं, किसी भी कंडक्टर पर अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो कुछ समय के बाद वो कंडक्टर हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है। यानी हॉट होने का मतलब है यानी वो वर्क कर रहा होगा, उसमें कुछ न कुछ एनर्जी ज्यादा आ गई होगी। अगर हीट हो रही है यानी हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट हुआ है, जैसे हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन में बैटरी आप चार्जिंग पे लगा देते हो, बैटरी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, या फिर आप मोबाइल काफी देर तक यूज करते रहते हो, बात करते रहते हो तो मोबाइल वो बैटरी जो है काफी गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि बल्ब अगर आप ऑन करे रखते हैं तो बल्ब गर्म पड़ जाता है, फैन को देखा होगा फैन हीट हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जब तक फ्लो होता रहता है तब तक उसमें क्या होगा, कुछ समय बाद वो हीट हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी कंडक्टर हो, हीट होने का मतलब है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब अगर हम किसी चीज पे वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब हम किसी चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन लगाते हैं, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, किसी चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। तो आप कह सकते हो वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an
इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर कोई सर्किट है हमारे पास, उस सर्किट में हम करंट को मूव कराते हैं, चार्जेस को मूव कराते हैं, चार्जेस को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम W से डिनोट करते हैं, तो W इज इक्वल टू V अपॉन Q होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। W इज इक्वल टू V अपॉन Q नहीं होता, W इज इक्वल टू V इनटू Q होता है, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो वर्क होता है, चार्जेस मूव करते हैं, किसकी वजह से मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव करते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। चार्जेस का मूव करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कहलाता है, जो वर्क होगा, ये वर्क किस क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। तो भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से होता है, कौन मूव करता है, चार्ज मूव करता है, तो W इज इक्वल टू V इनटू Q, ये फार्मूला हो जाता है। और हम जानते हैं, बट according to the definition of current is equals to I is equals to Q upon T होता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या मिल जाती है, I into T मिल जाती है, तो वर्क डन हो जाएगा V into I into T। इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सिर्फ यही फॉर्मूला नहीं है, इस पर आप और भी सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आप इस पर चेंजेस ला सकते हैं, V is equals to IR होता है, हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V is equals to IR होता है, तो आप V को रिप्लेस कर सकते हैं IR के साथ, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा W is equals to V की जगह पर IR पुट कर दीजिए, IR into IT, तो ये हो जाएगा V W is equals to I square RT। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आ सकते हैं, अलग अलग रोटेशन करके, अलग अलग वेरिएशंस करके हम कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम अधिकतर हम देखते हैं कि एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। ये जो यूनिट आएगी वो जूल आएगी, बट एनर्जी की अधिकतर यूनिट जो हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में मेजर करते हैं। तो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे एनर्जी को, तो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी में इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। बट अगर हमें कैलोरी में मेजर करना है, अगर एनर्जी को हमें कैलोरी में मेजर करना है, तो कैलोरी में मेजर करने के लिए H is equals to W upon 4.18। आप इससे डिवाइड कर दीजिए, इस एनर्जी को, जूल को 4.18 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये कैलोरी में। इसमें मिल जाएगा कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, 4.18 से इस जूल को डिवाइड कर दोगे, यानी W को आप डिवाइड कर दोगे 4.18 से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत अभी तक? मेरे ख्याल से इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब कोई दिक्कत है। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। क्या हुआ? कल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ी हुई है। चलिए रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो जैसे हम लोगों ने देखा, पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम करने की रेट को, यानी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम के साथ किस रेट से कंज्यूम करते हैं, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ the rate of
consumption of electric energy, the rate of consumption of electric energy by a conductor, is known as its इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी भी कंडक्टर की एनर्जी को कंज्यूम करने की रेट को, एनर्जी की खपत करना, कंज्यूम करने की रेट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो पावर यानी P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था VIT अपॉन T। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो WP इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा V into I। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V into I। अब आप और भी बहुत सारे फॉर्मूले से बना सकते हैं। P इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR कर दोगे तो I स्क्वायर R मिल जाएगा। आप I की वैल्यू V अपॉन R पुट कर दीजिए तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अलग-अलग तरीकों से फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है, अलग-अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात आती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की यूनिट आप बहुत अच्छे से जानते हो। यूनिट क्या होती है पावर की? तो यूनिट होती है बेटा इसकी वॉट, WATT। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर की यूनिट को वॉट कहते हैं। अब आप लोग ये जानते हो, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे। कमर्शियल फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेजर करने के लिए जूल जो है वो काफी छोटी यूनिट है। जूल से एक बड़ी यूनिट होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। जनरल फॉर्म में हम इसको सिर्फ और सिर्फ यूनिट कहते हैं, जिसमें आपके बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल आपने देखा होगा यूनिट में मेजर किया जाता है, इतने यूनिट का बिल आया, इतने यूनिट का बिल आया, आप डिस्कस करते होंगे, आपके फादर आपके ब्रदर डिस्कस करते होंगे, है ना। तो इस तरह से आप ये जान कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके कंजम्पशन को, उसके कमर्शियल वे को कैसे यूज किया जाता है। तो बहुत छोटी सी यूनिट होती है, कौन सी यूनिट होती है? जूल। इससे बड़ी यूनिट होती है जो हम कमर्शियल फॉर्म में यूज करते हैं, यानी एनर्जी कितनी यूज की आपने, इसको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जिस यूनिट को कहा जाता है KWH, किलोवाट आवर। क्या कहा जाता है इसको? किलोवाट आवर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम KWH भी कहते हैं। और इसको किसने बनाया? इसको बनाया बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने। सिंपल सा हम इसको क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या इसका शॉर्ट फॉर्म है BOTU। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर आप सिंपल से इसको यूनिट भी कहते हो। और 1 किलोवाट आवर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं? तो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है VIT अपॉन 1000। VIT अपॉन 1000। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब करंट, और T का मतलब टाइम अपॉन 1000, वेयर टाइम इज इन आवर। यहाँ पर टाइम किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए, सेकंड्स में नहीं होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से मेजर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मेजरमेंट कमर्शियल फॉर्म में इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से इसका मेजरमेंट किया जाता है। KWH या फिर यूनिट, इसको यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसका बड़ा नाम है। सिंपल सा इसको सिर्फ और सिर्फ यूनिट कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में। अगला टॉपिक है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? अगर हम करंट फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने से अगर हीट प्रोड्यूस हो तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट की वजह से हीट का प्रोड्यूस होना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं और ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक करंट फ्लो करते रहेंगे। जैसे करंट फ्लो करना बंद करते हैं हीटिंग इफेक्ट गायब हो जाता है, हीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग बहुत डेली लाइफ में बहुत यूज करते भी हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है? तो जिस भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई रहता है, रेजिस्टेंस जिस भी कंडक्टर का हाई रहेगा वो जाहिर सी बात क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकेंगे, चार्जेस को फ्लो होने से रोकते हैं। और चार्जेस अगर फ्लो होने से रुकेंगे तो चार्जेस में होती है एनर्जी, तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू हीटिंग एनर्जी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि करंट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस कन्वर्जन को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग यूज करते हो इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं, हम लोग रूम हीटर का यूज करते हैं। आप लोग देखे होंगे रूम हीटर आप लोग ठंडी के सीजन में यूज करते भी हैं। वहां पर रूम हीटर रखने से क्या हो जाता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है और हीट जो रूम है वो गर्म हो जाता है। हीटर का यूज करते हैं। फिर आप लोग आयरन का यूज करते हैं, कपड़े प्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, प्रेस का यूज करते हो, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड में लगाते हो और उसको हीट करके आप आसानी से आयरन कर लेते हो अपने कपड़ों को। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है अगर ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना होता तो शायद हम अपने कपड़ों को आसानी से आयरन ना कर पाते। फिर उसके बाद आपने दूसरा बहुत सारे एप्लीकेशंस इस तरह से आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। आप बल्ब देखे हो, आप स्विच ऑन करिए, उसके बाद कुछ देर बाद स्विच ऑन करने के बाद आप बल्ब को टच कीजिए, आपको हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। हीट ऐसा लगेगा कि हीट जलेगा, आपका हाथ जलने लगता है। तो बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि आप अब करंट फ्लो करोगे किसी भी कंडक्टर में तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई रहेगा, रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये है कि उसको करंट को रोक रहा है। करंट को नहीं रोकता, चार्जेस के फ्लो को रोकता है। चार्जेस के फ्लो को जो रेजिस्टेंस है वो रोकेगा। जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोक देगा। और करंट अगर रुक जाएंगे, चार्जेस रुक जाएंगे तो चार्जेस में क्या होती है, एनर्जी होती है, हम ये जानते हैं। वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई कहा जाए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा कंडक्टर, किस टाइप का कंडक्टर, तो जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम की वायर, या आप देखे होंगे ये जो रूम हीटर होता है इसमें नाइक्रोम की वायर लगाई जाती है, क्योंकि नाइक्रोम जो होता है उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो करंट के चार्जेस को आसानी से रोक पाता है और हीट में प्रोड्यूस कर पाता है, हीट में कन्वर्ट कर पाता है, जिससे हमें हीट मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके कुछ एप्लीकेशंस थे जैसे रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब चीजों को आपने समझ लिया। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो अभी भी किसी को तो बता सकता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया और ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें थी, आपको मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी। कुछ लॉ भी पढ़े, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से किया जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ से इस चैप्टर में इतना सारा चीजें थी, इतनी सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर थी जो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हमें इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो नेक्स्ट डे से मैं न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट करवाऊंगा, यानी मंडे से हम लोग इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ आपका एक चैप्टर बचेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंडे से। तो न्यूमेरिकल्स मैं आपको पहले से सेंड कर दिया करूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि पहले से आपके पास न्यूमेरिकल्स रहेंगे। एनसीईआरटी सबसे पहले कोशिश करेंगे, सबसे पहले कोशिश क्या, सबसे पहले एनसीईआरटी ही सॉल्व करेंगे।
यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा होगा एनसीईआरटी सॉल्व करना। उसके लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ना ही क्वेश्चंस को मैं ज्यादा डिक्टेट करूंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट वीक से एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लोग दूसरी कोई बुक्स देखेंगे। जो हमारी बुक्स चल रही है यहाँ पे जीआरबी की बुक चलती है, तो जीआरबी की बुक से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट रहते हैं, तो आप उसको व्हाट्सएप पर हमारे सेंड कर सकते हैं। मैं क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। ये चैप्टर आप पढ़िए, इसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, कोई डाउट होती है तो हमारे पास सेंड कीजिए। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं आज की।